इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी 5 जून 1967 को इजरायली समय के अनुसार सुबह 7:10 पर। फ्रांस में 50 के दशक में बने रॉकेटों से लैस 16 मैजिस्टर फाउगा प्रशिक्षण विमानों ने हेड्सोर हवाई ठिकाने से टेक ऑफ किया। ये फाउगा विमान मिस्टियर और मिराज जेटों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली फ्रीक्वेंसियां ट्रांसमिट कर रहे थे और ये आभास दे रहे थे कि वो मिस्टियर और मिराज विमानों की तरह हवाई गश्त की ड्यूटी पर है। 4 मिनट बाद असली बम वर्षक ओरेगन ने हेड्सोर हवाई ठिकाने से ही उड़ान भरी। इसके 5 मिनट बाद रमाट डेविड ठिकाने से मिराज युद्धक विमानों के पूरे स्क्वाड्रन और हादसेरे में एयरबेस से 2 इंजनों वाले 15 वॉटूर्स विमानों ने उड़ान भरी। 7:30 बजते इजरायली वायुसेना के 200 विमान हवा में थे। इससे पहले इजरायली वायुसेना के कमांडर मोटी हॉट का रेडियो संदेश सभी पायलटों के हेडफोन पर सुनाई दिया था। उड़िए, दुश्मन पर छा जाइए, उसे बर्बाद कर उसके टुकड़ों को पूरे रेगिस्तान में फैला दीजिए ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक इजराइल अपनी भूमि पर सुरक्षित रह सके। 1967 के युद्ध पर मशहूर किताब 6 Days of War लिखने वाले माइकल बी ओरेन लिखते हैं, ये सारे विमान धरती से सिर्फ 15 मीटर ऊपर उड़ रहे थे ताकि मिस्र के 82 रडार केंद्र इन विमानों के रास्ते का पता न लगा सके। इनमें से अधिकतर विमान पहले पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर की तरफ गए, वहां से उन्होंने यू टर्न लिया और मिस्र की तरफ मुड़ गए। दूसरे विमानों ने लाल सागर की तरफ से मिस्र के बहुत अंदर बने हवाई ठिकानों का रुख किया। सारे विमान बहुत कड़ाई से रेडियो साइलेंस का पालन कर रहे थे। साथ साथ उड़ रहे पायलट हाथ के इशारे से एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे। सारा खेल ही यही था कि मिस्र के तट पर पहुंचने से पहले उन्हें इसकी हवा तक न लग पाए। इससे पहले इजरायली वायुसेना के चीफ ऑफ ऑपरेशन कर्नल रफा हारलेव ने सभी पायलटों से कह दिया था कि उन्हें विमान में तकनीकी खराबी आ जाने के बाद भी रेडियो संपर्क स्थापित नहीं करना है। ऐसी दशा में उन्हें अपने विमान को समुद्र में क्रैश कर देना होगा। ये सभी इजरायली पायलट मिस्री पायलटों की तुलना में कहीं अधिक प्रशिक्षित थे। उनके फ्लाइंग आवर्स भी उनसे ज्यादा थे और सबसे बड़ी बात, उनके करीब करीब सभी 250 विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल थे। उन्होंने मिस्र के हवाई ठिकानों को उड़ाने का कई बार मॉक अभ्यास किया था। इस अभ्यास को इतना खुफिया रखा गया था कि इजराइल के कुछ मंत्रियों को छोड़कर अधिकतर मंत्रियों तक को इसकी भनक नहीं थी। जर्मनी में पैदा हुए इजरायली जासूस वॉल्फगैंग लॉट्स ने अपने आप को पूर्व एसएस अफसर बताते हुए मिस्र की सेना के बड़े अधिकारियों से दोस्ती कर ली। वर्ष 1964 में अपने पकड़े जाने से पहले उसने मिस्र की कई खुफिया खबरें इजराइल तक पहुंचा दी। इजराइल को और भी खुफिया सूचनाएं अपने दूसरे जासूसों से मिली थी। उनमें से एक था अली अल अल्फी नाम का शख्स जो राष्ट्रपति नासिर की मालिश किया करता था। मिस्री वायुसेना की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने युद्धक विमानों को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। एहूद या ने अपनी किताब नो मार्जिन्स फॉर द एरर मेकिंग ऑफ द इजराइल एयर फोर्स में लिखते हैं, मिस्र ने अपने सारे विमानों को उनके मेक के हिसाब से तैनात कर रखा था। मेक, इल्यूशन और टुपोलेव विमानों के अलग अलग ठिकाने थे। हालांकि उनकी वायुसेना ने उनके लिए कंक्रीट हैंगर्स बनाने के प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन एक भी हैंगर बनकर तैयार नहीं हुआ था। मिस्र के सारे जहाज खुले आसमान के नीचे खड़े थे और उनके आसपास सैंडबैग तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। इजराइल के एयरफोर्स कमांडर मोटी हॉट कहा करते थे, आसमान में युद्धक विमान से खतरनाक कोई चीज नहीं है, लेकिन जमीन पर वो अपनी रक्षा करने में जरा भी सक्षम नहीं है। जब इजराइल का हमला हुआ तो मिस्र के लगभग सभी विमान जमीन पर थे और उनके पायलट नाश्ता कर रहे थे। वो ये मानकर चल रहे थे कि अगर इजरायली हमला भी करेंगे तो सुबह तड़के करेंगे। इसलिए उनके सारे विमान गश्त लगाकर मिस्र के समय के अनुसार 8:15 तक अपने ठिकानों पर लौट आए थे। इजराइल में उस समय सुबह के 7:15 हो रहे थे। माइकल बी ओरेन अपनी किताब 6 Days of War में लिखते हैं, उस समय सिर्फ 4 ट्रेनी पायलट हवा में थे और उनके पास कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी।
उसी समय अल-माज़ा बेस से 2 इल्यूशन 14 ट्रांसपोर्ट विमानों ने उड़ान भरी। एक विमान में सवार थे फील्ड मार्शल आमेर और एयर कमांडर सिद्दीकी महमूद। दूसरे विमान में आंतरिक खुफिया विभाग के प्रमुख हुसैन अल शफी, इराकी प्रधानमंत्री और एक वरिष्ठ सोवियत सलाहकार अबू सुवेर हवाई ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। मिस्र के सारे एयर कमांडर या तो उन 2 विमानों में बैठे हुए थे या उनमें बैठे लोगों का नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। इन इल्यूशन विमानों को अपने रडार पर देखकर इस्राएली थोड़े चिंतित भी हुए कि वो उनके बढ़ते हुए विमानों को देख लेंगे। इस्राएल के बढ़ते विमानों के बारे में पहली चेतावनी इन इल्यूशन विमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटेन द्वारा जॉर्डन को दिए गए अजलुन रडार सिस्टम से आई। 8:15 बजे स्टेशन के रडार की स्क्रीनों पर बार बार ब्लिप्स आने लगे। हालांकि जॉर्डन की वायुसेना समुद्र की तरफ बड़ी संख्या में इस्राएली विमानों के आने जाने की आदी हो गई थी, लेकिन इस बार उनके जमावड़े का घनत्व पहले से कहीं अधिक था। ड्यूटी पर तैनात अफसर ने अम्मान में जनरल रियाद के मुख्यालय पर पहले से तय कोड वर्ड इनाब भेजा, जिसका मतलब था युद्ध। उन्होंने ये महत्वपूर्ण सूचना काहिरा में मिस्र के रक्षा मंत्री शम्स बदरान को बढ़ा दी, लेकिन उनके छोर पर इस महत्वपूर्ण टिप ऑफ को डिसाइफर नहीं किया जा सका। मिस्र ने सिर्फ एक दिन पहले ही जॉर्डन को बताए बिना अपनी इनकोडिंग फ्रीक्वेंसीज को बदल दिया था। अजलुन पर बैठे विशेषज्ञ इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि उनके रडार पर आने वाले ब्लिप्स इजरायली युद्ध विमानों के थे या समुद्र में मौजूद अमेरिकी या ब्रिटिश विमान वाहक से उड़ने वाले विमानों के। अचानक उनके रडार के स्क्रीन पर दिखाई दिया कि इन विमानों ने साइनाई का रुख कर लिया है। उन्होंने कोड वर्ड के जरिए मिस्र को आगाह करने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन मिस्र में इस कोड वर्ड को पढ़ा ही नहीं जा सका। लेकिन अगर ये संदेश पढ़ भी लिए गए होते तब भी इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए रक्षा मंत्री शम्स बदरान वहां मौजूद नहीं थे। कुछ ही घंटे पहले वो ये निर्देश देकर सोने चले गए थे कि उन्हें जगाया न जाए। इसी तरह डिकोडिंग के इंचार्ज कर्नल मसूद अल जुनैदी और एयर ऑपरेशन के प्रमुख जनरल जमाल अफीफी भी वहां मौजूद नहीं थे। महमूद रियाद अपनी किताब द स्ट्रगल फॉर पीस इन मिडिल ईस्ट में लिखते हैं, वायुसेना के खुफिया विभाग ने कई बार इसराइल के हमले के बारे में आगाह किया था, लेकिन सुप्रीम हेडक्वार्टर पर तैनात फील्ड मार्शल आमेर के प्रति वफादारी और नासिर के प्रति अविश्वास रखने वाले अफसरों ने इस लीड की अनदेखी की। इसराइलियों के लिए ये मिनट बहुमूल्य साबित हुए। इस हमले में इसराइल ने अपनी वायुसेना के 12 विमानों को छोड़कर सभी विमानों को झोंक दिया था। दूसरे शब्दों में उन्होंने देश के आसमान के रक्षण को खुदा के हवाले छोड़ रखा था। बाद में इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे और बाद में इसराइल के प्रधानमंत्री बने इत्साक रबीन ने एक इंटरव्यू में बताया था, हम इस हमले की सफलता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। हमने इस हमले की असफलता की संभावना को देखते हुए दुश्मन के हवाई ठिकानों पर हमला करने की एक और योजना बना रखी थी। इसराइली वायुसेना के मुख्यालय पर मैं, मोशे दायान, वीज़मान और इस्राएली वायुसेना के कमांडर मोटी हॉर्ड हमले के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। हमें पहले 45 मिनट एक पूरे दिन की तरह लग रहे थे। अब तक इस्राएल के आगे उड़ने वाले विमान समुद्र पार कर चुके थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सोवियत विमानों को अपने हमले की भनक नहीं लगने दी थी। इस्राएली वायुसेना के प्रमुख मोटी हॉर्ड इस्राएली डिफेंस रिपोर्ट में लिखते हैं, इस्राएली समय के अनुसार 7:30 बजे उन्हें अपना पहला लक्ष्य दिखाई दे गया था। फायद और किब्रीत हवाई ठिकानों के बारे में मिस्र के खुफिया विभाग को गलतफहमी थी कि ये ठिकाना इस्राएली विमानों की पहुंच के बाहर है। मिस्र के सारे जेट खुले में अर्ध गोलाकार शेप में खड़े हुए थे। बहुत से हवाई ठिकानों पर सिर्फ एक हवाई पट्टी थी, हमें इन्हें सिर्फ ब्लॉक भर करना था। इसके बाद वहां मौजूद विमानों के लिए कोई मौका नहीं था। आसमान में विजिबिलिटी बेहतरीन थी। इस्राएली जेट एकदम से 9000 फीट की ऊंचाई पर चले गए और मिस्र के रडारों पर पहली बार उनकी झलक दिखाई दी। उन्होंने नीचे डाइव लगाई और 4 का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आए और 2 विमानों ने जोड़ा बनाकर हमला किया। हर विमान ने 3 चक्कर लगाए। उनकी पहली प्राथमिकता थी रनवे को नष्ट करना, फिर लंबी दूरी के विमानों को बर्बाद करना जिनसे इस्राएली शहरों को खतरा हो सकता था, और फिर अंतिम लक्ष्य था
मिग विमानों को उड़ने लायक न रखा। हर चक्कर के लिए 7 से 10 मिनट दिए गए थे, वापसी के लिए 20 मिनट, विमान में दोबारा तेल भरने के लिए 8 मिनट और पायलट के आराम के लिए 10 मिनट निर्धारित किए गए थे। 1 घंटे के अंदर विमान दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो जाते थे। उस घंटे के दौरान मिस्र के हवाई ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे थे। फैद एयरबेस पर मिस्टियर्स विमानों से हमला करने वाले कैप्टन अबीहू बिन नून ने याद किया, जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंचे तो आसमान साफ हो चुका था। जब मैं डाइव करके बम गिराने वाला था तो मैंने देखा कि रनवे के एक छोर पर 4 मिग टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनके ऊपर ही अपने बम रिलीज कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि उनमें से 2 विमान तो फौरन ही लपटों से घिर गए। ये डुरेंडल्स विमान थे जिन्हें इजराइल ने एक गुप्त मिशन में फ्रांस के साथ मिलकर बनाया था। 180 पाउंड के इन बमों की खासियत ये थी कि ये बहुत सटीक ढंग से निशाने पर गिरते थे। एक बम के गिरने के बाद 5 मीटर चौड़ा और 1.6 मीटर लंबा गड्ढा बन जाता था, जिसकी वजह से रनवे इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता था। उसकी तुरंत मुरम्मत भी मुश्किल हो जाती थी क्योंकि बमों के फ्यूज थोड़े थोड़े अंतराल पर फटते रहते थे। अबू सुवेर बेस पर ही 1 घंटे के अंदर इस तरह के 100 से अधिक बम गिराए गए। बिन नून आगे बताते हैं, हमने बेस पर मौजूद 40 मिग विमानों में से 16 को नष्ट कर दिया और वापसी में हमने सैम 2 बैटरी को भी नहीं छोड़ा। हमने ऊपर से देखा, पूरा ठिकाना आग की लपटों से घिरा हुआ था। नीचे मिस्र के पायलट पूरी तरह से सदमे में थे। उन्हें उनके रक्षण को भेद पाने की इजरायली क्षमता पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। मालिस बेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल तहसीन जकी ने बाद में द स्वॉर्ड एंड द ऑलिव पुस्तक के लेखक ब्रैन क्रेवेल्ट को दिए इंटरव्यू में याद किया, मैंने जेट जहाजों की आवाज सुनी, मैंने आवाज आने की दिशा में देखा, मुझे सिलेटी रंग के 2 मिस्टियर्स विमान आते दिखाई दिए। उन्होंने पहले रनवे की शुरुआत पर 2 बम गिराए, उनके पीछे 2 विमान और थे, उन्होंने रनवे के बीचों बीच बम गिराए और आखिरी 2 जहाजों ने जहां रनवे समाप्त होता था वहां बम गिराए। 2 मिनटों में पूरा रनवे इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था। बेनी सुफैफ और लक्सर हवाई ठिकानों पर खड़े टुपोलेव 16 विमानों में इतनी जोर से धमाका हुआ कि हमला करने वाला एक विमान भी उसकी चपेट में आ गया। साइनाई में जबल लिबनी, बिल अल थमादा और बिर गफगफा हवाई ठिकानों पर इसराइल के मिराज और मिस्टियर विमानों ने कतार में खड़े दर्जनों मिग विमानों को नष्ट कर दिया। कुछ मिग विमानों ने टेक ऑफ करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। सिर्फ अल अरीश ठिकाने पर जानबूझकर इस उम्मीद में रनवे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया कि वक्त पड़ने पर वहां इसराइल के ट्रांसपोर्ट जहाजों को लैंड कराया जा सके। इसराइली समय 8 बजे तक साइनाई के 4 एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे और साइनाई में मिस्र की सेना का सुप्रीम हेडक्वार्टर से संचार संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। आधे घंटे के अंदर मिस्र की वायुसेना के आधे यानी 204 विमान जमीन पर ही नष्ट हो चुके थे। इस सफलता से इसराइली खुद अवाक थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक अकेली स्क्वाड्रन पूरे एयरबेस को निष्क्रिय कर देगी। दिलचस्प बात यह थी कि इजरायली पायलटों को निर्देश थे कि वो 5 मिनट का ईंधन और अपने 1/3 हथियार हवा में होने वाली डॉग फाइट के लिए बचा कर रखें, लेकिन हवा में इजरायली विमानों को एक बार भी चुनौती नहीं दी गई। जमीन से भी उनके ऊपर कोई तगड़ा फायर नहीं आया। मिस्र के वायुसेना प्रमुख फील्ड मार्शल अमेर ने मिस्र की सभी 100 एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज को इस डर से फायर न करने के आदेश दिए कि कहीं वो मिस्र के विमानों को ही इसराइल का विमान न समझ बैठे। सिर्फ काहिरा में विमान भेदी तोपों ने इसराइली विमानों को थोड़ा विचलित करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उनके निशाने सटीक नहीं थे। बाद में इन विमान भेदी तोपों के कमांडर मेजर सईद अहमद रबी ने बताया, आखिर में मैंने खुद बिना आदेश के फायरिंग शुरू करने का फैसला लिया। मुझे डर था कि इसके लिए मुझे कहीं कोर्ट मार्शल न किया जाए, लेकिन इसके लिए मुझे वीरता पदक दिया गया।
रबी ने दावा किया कि उन्होंने इसराइल के कई विमान मार गिराए, लेकिन इसराइल ने कहा कि इस हमले में उनके सिर्फ एक विमान को नुकसान पहुंचा और वो भी उनकी ही हॉक मिसाइल का शिकार हुआ। इसराइली वायुसेना की सफलता को जितना संभव हो सका गुप्त रखा गया ताकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू किए गए युद्ध विराम में देरी की जा सके। इस बीच 8:15 पर रक्षा मंत्री मोशे दायान ने थल सेना के हमले के लिए रेड शीट पासवर्ड जारी किया और इसराइली टैंक भी तेजी से साइनाई में घुस गए। हमले की दूसरी लहर में इसराइली युद्धक विमानों ने लगातार हमले करते हुए मिस्र के 14 हवाई ठिकानों और सभी रडार केंद्रों को बर्बाद कर दिया। इस दौरान उनका सरप्राइज एलिमेंट समाप्त हो चुका था और उन्होंने रेडियो साइलेंस को भी तिलांजलि दे दी थी। मिस्र की तरफ से उनका विरोध मामूली था। थोड़ा बहुत विरोध विमान भेदी तोपों की फायरिंग से आ रहा था। दूसरे राउंड में करीब 100 मिनटों में ही इजरायली विमानों ने 164 चक्कर लगाए और 107 और विमान नष्ट किए। उनको कुल 9 विमानों का नुकसान हुआ। उस सुबह मिस्र के कुल 420 लड़ाकू विमानों में से 286 विमान नष्ट कर दिए गए। इनमें 30 टुपोलेव 16, 17 इल्यूशन 28, 12 सुखोई 7 और 90 मिग 21 विमान शामिल थे। मिस्र की वायुसेना के 1/3 पायलट इन हमलों में मारे गए थे। 10:35 पर इजरायली वायुसेना के प्रमुख मोटी हॉड ने